सरिता ने जैसे ही अपना फ्लैट खोला तो अंधेरा पसरा हुआ था। रोज़ तो मंदिर वाले कमरे की लाइट जलती छोड़कर जाती है, पर लगता है आज जल्दी जल्दी में वो भी बंद कर दी थी। यही सोचते हुए सरिता ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर कमरे के स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ी। ट्यूबलाइट का बटन दबाते ही कुछ मिनट पहले जहां अंधेरा पसरा था, उसकी जगह उजाले ने ली थी। अपना बैग सोफे पर फेंककर सरिता बाथरूम में चली गई। उसे पुराने गाने और गज़ल सुनना पसंद है, सो बाथरूम घुसने से पहले अपने फ़ोन पर गाने लगाना नहीं भूली। इस टाइम घड़ी 10 बजा रही थी। आज कुछ पकाने का मन नहीं था, इसलिए सिर्फ दूध ब्रेड खाने का मन बना लिया। अभी खाती हूँ सोच ही रही थी कि उसके मोबाइल की घंटी बजी। वो समझ गई कि घर से आया होगा। कोई और तो इस समय फ़ोन करता नहीं। फ़ोन देखा तो घर का ही नंबर था। फ़ोन लैंडलाइन से था तो समझ गई कि माँ का ही फ़ोन होगा। सो फ़ोन उठाते ही बोली, हाँ माँ बोलो। माँ ने हालचाल पूछा तो सरिता ने भी परिवार के सब लोगों का हालचाल और तबीयत पूछी। सब कुछ ठीक है सुनकर सरिता को तसल्ली हुई, पर साथ ही सोच रही थी कि फिर माँ ने इस समय फ़ोन क्यों किया। सरिता कुछ पूछती इससे पहले ही माँ ने बताया कि छोटे भाई के कॉलेज की फ़ीस भरनी है, वो जमा कराना भूल गई शायद। कल आखिरी दिन है, करवा देना। सरिता का मन फ़ोन पर बात करने के बाद उदास हो गया, क्योंकि माँ बिना काम कभी उसको फ़ोन नहीं करती हैं। आज फिर वो अपने उन कड़वी यादों में चली गई जिनको वो भूलना चाह रही थी। वह इंदौर में अपने मम्मी पापा, 2 भाई और 1 बहन के साथ रहती थी। पापा की बैंक की नौकरी थी और माँ एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। बहुत पैसा तो नहीं था, पर सब खुश थे। वो भाई बहन में सबसे बड़ी थी, तो शुरू से ही उसको एडजस्ट करने को कहा गया। उसने भी तो जल्दी ही सीख लिया था। जैसे जैसे वो बड़ी होती जा रही थी, माँ ने रसोई का भार उसके कंधों पर डाल दिया। उसको आज भी याद है, बीएससी में फर्स्ट आने के बाद भी किसी ने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया था, पापा को छोड़कर। उसी साल भाई ने भी तो 10वीं पास की थी, सेकंड डिवीज़न में, पर माँ बहुत खुश थी। सरिता एमएससी करना चाहती थी, पर माँ का कहना था कि अभी उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वह 4 बच्चों की पढ़ाई का बोझ उठा सकें। वो उस दिन बहुत रोई। पापा बस इतना ही साथ दे पाए थे कि कोशिश करता हूँ, पर माँ के आगे पापा की नहीं चली। उसने भी सोच लिया था कि कुछ भी हो आगे पढ़ना ही है, इसलिए अपनी एक सहेली के साथ कॉलेज जाकर प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने कहा कि तुम फर्स्ट आई हो, स्कॉलरशिप की हकदार हो, तुम फार्म भर दो। उसने घर जाकर खुशखबरी माँ पापा को दी तो पापा ने कहा कि अच्छा हुआ, पर माँ ने यह कहकर चिंता में डाल दिया कि महंगी किताबें कहाँ से आएंगी और खर्चे भी होंगे तेरे आने जाने में। उस दिन उसने काफ़ी हिम्मत से कहा था, आप चिंता मत करो, मुझे एक पैसा घर से नहीं चाहिए, मैं ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्च निकाल लूँगी। और ऐसा ही कर भी दिखाया। पहले एमएससी और उसके बाद एमफिल किया और साथ में पढ़ाना नहीं छोड़ा। फिर वो समय भी आ गया जब वो अपना खर्च तो निकाल ही रही थी, साथ ही घर वालों की भी मदद कर रही थी। अब माँ उससे खुश थी। भाइयों को खूब पढ़ाने की इच्छा थी माँ पापा की, पर गगन नहीं पढ़ पाया। उससे छोटी सरला, वो तो पढ़ने में बहुत अच्छी थी। सबसे छोटा रोहन, माँ का लाडला, वो भी तेज़ था। एमफिल करते करते ही उसके लिए रिश्ते आने लगे, पर बात नहीं बनती थी, कोई ना कोई अड़चन आ ही जाती थी। पापा बड़ी कोशिश कर रहे थे उसका घर बसाने की, पर शायद उसके भाग्य में अभी नहीं था, इसलिए उसने आगे पढ़ने की सोच पीएचडी में एडमिशन ले लिया था। गगन जब कॉलेज पास नहीं कर पाया तो मम्मी पापा ने उसको दुकान खोलकर दे दी, पर उसकी संगत ही खराब थी। वो सिर्फ इधर उधर ही घूमता रहता था। खैर, उसकी पीएचडी पूरी हो गई और दिल्ली के एक कॉलेज में नौकरी भी मिल गई। इसी बीच कई रिश्ते आए, पर कोई ना कोई दिक्कत की वजह से बात नहीं बन पाई, जिसकी वजह से पापा काफ़ी दुखी रहने लगे थे। दिल्ली में इस फ्लैट में उसे 5 साल हो गए हैं। छुट्टियों में सब लोग कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं, पर वो कहीं नहीं, क्योंकि अगर वो कहीं जाने की बात घर पर कहती है तो कोई ना कोई खर्चा पहले से उसे तैयार मिलता
और उसे अपना जाना कैंसिल करना पड़ता। अब पापा जब रिटायर हो गए हैं तो वह गगन के साथ उसके कपड़ों की दुकान पर बैठते हैं। एक दिन गगन ने मंदिर में जाकर शादी कर ली थी। उसे काफ़ी दिन बाद पता चला जब परिवार ने पड़ोसियों को दावत पर बुलाया था। उसे छुट्टी लेकर आने को कहा पर वो नहीं गई थी। सरला भी एक सरकारी स्कूल में पढ़ाने लगी है। अब उसकी शादी करनी है, फिर छोटे की पढ़ाई, इन सब कामों में कोई अड़चन ना आए ये उसे देखना है। माँ तो शायद भूल ही गई हैं कि सरिता भी उनकी बेटी है जिसके अपने सपने होंगे। क्यों नहीं उसकी शादी में आने वाली अड़चनों को दूर करने की कोशिश कभी माँ बाप ने की। सोचते हुए फिर आंखें नम हो गईं। जैसे तैसे यादों को अपने से अलग करके बेड में आ गई और सोने की कोशिश करने लगी। उसकी काफ़ी देर बाद आंख लगी। सुबह उठने पर उसको सिर दर्द होने लगा। कॉलेज जाने के टाइम हो रहा था पर मन नहीं था आज पढ़ाने का। आराम करूं यह सोचकर उसने कॉलेज में फ़ोन करके छुट्टी का बता दिया। काम वाली काम करके जाने लगी तो बोली, दीदी आप ठीक हो ना, खाना बना दूं आपके लिए। उसको मना किया और कहा कि ठीक हूँ, आज बाहर खाने का मन है। उसके जाने के बाद घर बैठने का मन नहीं कर रहा था तो बाहर चल दी। आज उसको बेवजह घूमना अच्छा लग रहा था। अपने लिए ख़रीदारी करने के लिए मॉल के सिल्क स्टोर से अपने लिए एक साड़ी लेकर पेमेंट देकर अभी बाहर ही निकली थी। किसी ने सरिता जी कहकर आवाज़ दी तो वो चौंक गई। आवाज़ पीछे से आई थी। उसने पलट कर देखा तो एक आदमी उसकी तरफ ही आ रहा था। वह हैरान थी क्योंकि उसको ये आदमी कैसे जानता है, क्योंकि उसको तो यहाँ सिर्फ कॉलेज के स्टूडेंट पहचानते हैं या फिर साथ पढ़ाने वाले। कुलीग तो नहीं है ये और स्टूडेंट हो नहीं सकते क्योंकि 35-40 साल के लगभग लग रहा था। सरिता यही सब सोच रही थी कि वह आदमी तब तक पास आ चुका था। सरिता की नज़रों में अपने लिए सवाल को शायद उसने भांप लिया था, इसलिए बोले कि आप मुझे नहीं पहचानती होंगी। मेरा नाम तरुण है। 8-9 साल पहले मेरे पिताजी ने आपके लिए मेरा रिश्ता भिजवाया था पर आपकी तरफ से ना कर दी गई थी। आपको मेरी फ़ोटो पसंद नहीं आई। सरिता ने जैसे याद करते हुए कहा कि पर आपने तो कोई फ़ोटो ही नहीं भेजा था, बल्कि मना आप लोगों ने ही किया था, यह कहकर कि मेरी कुंडली में ही कोई दोष है, अड़चन बना हुआ है रिश्ता होने में। तरुण ने बोला, ये झूठ है। मुझे लगता है कि कोई गलतफहमी है। क्या बैठकर कुछ देर बात कर सकते हैं? सरिता को भी अपनी उलझनें सुलझानी थी। उसने हामी भर दी। मॉल में बने स्टारबक्स में दोनों बैठ गए। फिर बातचीत का सिलसिला ऐसा चला कि कब 2 घंटे बीत गए पता ही नहीं चला। तरुण ने बताया कि उनको सरिता पसंद आई थी और आगे की बात करने के लिए अपना फ़ोटो भेजा था पंडित जी के साथ, पर 2 दिन के बाद वापस आ गया ना के साथ। मैं काफ़ी दिन सोचता रहा कि क्या कमी है मुझ में कि आपने मना कर दिया और मुझ में हीन भावना आ गई थी, इसलिए मैंने आज तक शादी नहीं की। आज आपको देखा तो सोचा कि आपसे ही पूछ लेता हूँ कि आपको मुझ में क्या कमी लगी थी। आपसे बात करके मुझे लग रहा है कि आप तो सब बातों से अनजान हो। फिर तो आपको यह भी नहीं पता होगा कि पंडित जी ने हमको बताया कि आप घमंडी और तुनक मिजाज हैं और अपने लिए आए सब रिश्तों में ऐसे कमियां निकालती हैं, पर आपसे मिलकर ऐसा नहीं लगा। सरिता बस सब सुन रही थी और उसके सामने माँ का चेहरा आ गया, जो हर बार उसको कहती थी लड़के वालों को उसकी कुंडली में दोस्त नज़र आता है। उसकी कुंडली की शादी में अड़चन बनी हुई है। तरुण ने घर छोड़ने को पूछा तो सरिता मना नहीं कर पाई। बिल्डिंग के सामने कार रोकते हुए तरुण ने बिना किसी भूमिका के सरिता से पूछ लिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सरिता ने 2 दिन का समय मांगा। आज सरिता ने घर फ़ोन लगाया और उधर से माँ की आवाज़ सुनते ही उसने कहा, माँ पापा से बात कराओ। माँ बोली, पापा सो रहे हैं। सरिता ने कहा, उठते ही बात कराना। माँ को शायद उम्मीद नहीं थी कि सयानी बेटी ऐसे कभी उनसे बात करेगी, इसलिए शायद आज माँ को उसकी ठंडी आवाज़ से हैरानी हुई थी। उनके साथ उनका साथ नहीं दे पाए। सरिता ने भी फ़ोन रख दिया।
बिना कोई और बात किए। शाम से रात हो गई और घर से फ़ोन नहीं आया। उसका शक और मजबूत होता जा रहा था। फ़ोन नहीं आया तो वह सुबह घर जाने का निश्चय करके सो गई। सुबह कॉलेज में 2 दिन की और छुट्टी के लिए बात करके एयरपोर्ट पहुंच गई। इंदौर की फ़्लाइट 2 घंटे के बाद की थी। बस कुछ घंटों में वो घर पहुंच गई। 5 साल के बाद घर आई थी। सब हैरान थे उसको अचानक देखकर। रोहन दीदी को देखते ही खुश हो गया। गगन की पत्नी रेखा ने सरिता के पैर छुए तो सरिता सकचा गई। सरिता ने उसको गले लगा लिया। पापा कहाँ हैं? पूछने पर रोहन ने जवाब दिया कि वो अपने कमरे में हैं। सरिता ने माँ की आंखों में देखते हुए कहा, चलो माँ, पापा के पास चलते हैं, मुझे कुछ बात करनी है। माँ ने अपनी नज़र चुराते हुए कहा, तुम चलो, मैं आती हूँ। सरिता को अटपटा तो लगा, पर वो बिना कुछ कहे पापा के पास चली गई। सरिता को सामने देखकर उसके पापा की आंखों में चमक आ गई। पापा ने सरिता को आगे बढ़कर गले से लगा लिया और बच्चों की तरह रोने लगे। सरिता उनको रोते हुए देख नहीं पाई। उसने जैसे तैसे उनको चुप कराया। तब तक माँ और गगन भी आ गए। शायद माँ ने उसको फ़ोन करके बुला लिया था। सरिता ने कमरे की खामोशी को तोड़ते हुए पापा को तरुण के बारे में सब बताया और जो उसने कहा वो भी पूरी बात सुनने के बाद वह उठे और अपनी अलमारी से एक कागज़ निकाल लाए और सरिता के हाथ में देते हुए बोले, ये है तेरी शादी की अड़चन। उसने खोलकर देखा तो उसकी जन्म पत्री थी, जिसमें उसके जन्म की तारीख तो थी पर गलत थी। सरिता को कुछ कुछ समझ आ रहा था और उसने माँ और गगन की तरफ देखा तो उसका शक यकीन में बदल गया। पापा के आंसू अभी तक नहीं रुके थे। वो बस बार बार यही बोल रहे थे कि मुझे माफ़ कर देना बेटी, मैं तुझे वो नहीं दे पाया जिसकी तुम हकदार हो। तुम्हारी माँ और उसके लाडले बेटे को लगता था कि तुम्हारी शादी हो गई तो घर कैसे चलेगा, इसलिए कहीं ये लोग गलत जन्मपत्री देते रहे तो कहीं तुम्हारे बारे में अनाप शनाप बोलकर बात आगे नहीं बढ़ने दी। 6 महीने पहले मुझे इनके कारनामे पता चले। मैं कुछ न कर पाने के लिए शर्मिंदा हूँ। बस अब और कोई अड़चन मेरी बेटी की खुशियों के बीच में नहीं आएगी। मम्मी और गगन को शायद ही वो कभी माफ़ कर पाएगी, पर वो आज खुश है कि उसका भी एक अपना घर होगा। अगले दिन सरिता वापस चली गई। उसने तरुण को एयरपोर्ट पर लेने आने को कहा। एयरपोर्ट के बाहर निकलते ही तरुण सामने दिख गए, हाथों में गुलाब लिए। कार में बैठते ही सरिता ने तरुण को शादी के लिए हाँ कह दिया।